लेकिन यह बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात को पत्नी का भाग जाना, वो भी 3 3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर अरविंद की शादी के लिए सोचा, और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, और लड़की भी ऐसी लाई कि जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में सबको दो दो भाई थे। मैं कहाँ तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ही, और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था, लड़की की माँ बाप भी राज़ी हो गए। लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर थोड़े से त्याग से मेरी भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी, और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल बहुत खुश हुई। अगर सुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी मंदिर में हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। अरविंद कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ और डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं हैं। अरविंद के चेहरे से भी चिंताजनक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन सुमन मेरी कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन सुमन, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा हुआ क्या था। मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, अरविंद के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। सुमन चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कुछ ही देर में सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अरविंद की 3 पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सुमन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
उसका मतलब था सुमन अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अरविंद का चेकअप करा कर रहूँगी। अपने होशो आवास में अरविंद ऐसा कभी भी नहीं करने देता, इसलिए एक दिन मैंने अरविंद के खाने में नींद की दवा मिला दी। अरविंद के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर चला गया। और फिर बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी की पहले रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत ही इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ, लेकिन सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर मैंने सुमन से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। आज रात तुम के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई। मैं सुमन को अपने घर ले आई। समझा के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैंने अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं अरविंद के कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवरी बैठी सुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनते ही सुमन बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। डर से वो भी थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो अरविंद गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों? तभी अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, यूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था, मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होंगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ रहा था। सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन अरविंद? परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई थी। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा लिया।
हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सख्ते में थी, डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। अरविंद मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा सुमन, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग नहीं थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल मेरे दिल में आया कि शायद अरविंद पर किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पे थे। उन्हें मैंने सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है। मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज़ लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज़ का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के ज़रिए मरीज़ ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो इसका इलाज भी हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। सुमन जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली कि मुझे लगता है अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कर सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा था, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़े प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है, जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, अरविंद बिल्कुल अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सुमन राज़ी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा था, सुमन बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के कमरे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कहा पर हाथों को दरवाज़ा खोला था। सुमन को अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मनुष्य एकदम नॉर्मल ही बात की, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले मैं अरविंद के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पे मुझे कुछ किताबें दिखी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में से एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई परमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। प्रमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौड़े पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर परमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और परमिला के कैरेक्टर में ही अरविंद ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो कि उपन्यास अरविंद पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे परमिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था।
सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती, अरविंद की निगाहें उसका पीछा करती थी। अरविंद का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी ये कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा कि सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। सुमन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना है। दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे, तुम फ़ौरन बाहर भाग जाना। रात को अरविंद के सामने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया। मैंने अरविंद के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अरविंद आ चुका था। खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर बाद अरविंद खुद ही बोलने लगा, मम्मी, सुमन नहीं दिखाई दे रही, क्या कहीं गई हुई है? मैंने बोलने से पहले ही श्रुति बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले ही श्रुति अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो मैं अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर की शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे सुमन और अरविंद की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी, मेरे अंदर का सुकून उतर गया। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आता है सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सुमन को किचन में पहले से ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अरविंद को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही हूँ। सुमन को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद के और सुमन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे।